बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम चैनल उर्दू के लंदन स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अरशद और आप आज प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं सेहत है ज़िंदगी। नाज़रीन, आपको पता है कि हेल्थ के हवाले से हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक मेहमान डॉक्टर होते हैं और आज मेरे साथ जो मेहमान डॉक्टर हैं वो भी आप इस्लाम चैनल उर्दू की स्क्रीन पर भरपूर अंदाज में माशाल्लाह देख रहे हैं और आपके साथ उनकी बहुत अच्छी इंगेजमेंट है। और मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर साकब महमूद साहब। डॉक्टर साहब, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर इसका जो फॉर्मेट है या इसको जो हम तरतीब दिया गया है वो ये है कि सेहत के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं अपने मेहमान डॉक्टर के साथ और इसमें आपकी शमूलियत बराह रास्त कॉल के ज़रिए हो सकती है। अगर आपने अपनी सेहत के हवाले से, अपने अजीज़ व अक़ारब की सेहत के हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना है तो डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल अवेयरनेस का प्रोग्राम है तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब आप सवाल कर रहे हो डॉक्टर साहब से तो आपके पास अगर उस जो भी मर्ज़ आप डिस्कस कर रहे हैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री मौजूद हो तो वो हमारे डॉक्टर साहब के लिए ज़्यादा आसानी होगी आपको आंसर करने के लिए। और अगर आप किसी के बिहाफ पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो भी आपको उनकी मेडिकल हिस्ट्री का मालूम होना चाहिए ताकि डॉक्टर साहब आपके सवालों के जवाब अच्छे तरीके से दे सकें। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हमारे जो डॉक्टर साहब हैं आपसे बात करते हैं और पूछते हैं उसमें आपकी एज, आपका वज़न और जो भी इशू है वो डिस्कस होता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब आप बात करें तो ये चीज़ें भी आप डॉक्टर साहब से को बता दें और फिर बाज़ औक़ात आपके सवाल के दौरान ही डॉक्टर साहब को भी कुछ पूछना होता है तो भी आपने तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए डॉक्टर साहब की बात भी सुननी है। अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन करना हो तो वो भी आपसे पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया रिजवान, आपको मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने का। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह आप इस्लाम चैनल उर्दू की स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, लोगों के साथ आपकी माशाल्लाह अच्छी इंगेजमेंट भी हो गई है। तो आपकी जो ख़ुद की स्पेशलाइजेशन है वो तो डायबिटीज़ के अंदर और इन चीज़ों में है, लेकिन आज मैं एक चीज़ जो है ना वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी को मद्देनज़र रखते हुए। यूँ तो हमारा ज़ाहिर है ये प्रोग्राम जो हमारी एशियाई कम्युनिटी है उसके अंदर भरपूर अंदाज में देखा जाता है। तो डॉक्टर साहब, चाय जो है जिसको हम टी कहते हैं जी जी। और बल्कि अगर मैं ये बात करूं क्योंकि चाय की बहुत ज़्यादा इकसाम है, लेकिन हम कहते हैं जी हमने पीनी है देसी चाय, कड़क चाय जी जी। और उसके अंदर फिर चीनी ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता। जी जी। आप चाहे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, चाहे आपको शुगर है, लेकिन जब चाय का तज़किरा आता है तो हमारे लोग कहते हैं कि यार छोड़ें दवाई को, आज हमने चाय पीनी है। जी जी। तो ये बताएं कि ये एक छोटा सा जो एलिमेंट है, अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप यही फॉलो कर रहे हैं तो ये आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? सबसे पहली बात जो है, जो इस्लाम के ज़रिए से एहतिदाल। अगर तो आप ये चाय एक कप पीते हैं दिन में तो कोई मसला नहीं है, चाहे उसमें 1 चम्मच चीनी का डाल लें, 2 डाल लें और उसके बाद अगर आप जाके कोई मेहनत मुशक्क़त करें या चल फिर लें तो वो जो शुगर आपने डाली है वो उसको आप बर्न कर देंगे, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन होता ये है कि ज़्यादातर जो अफराद हैं जो चाय के शौकीन हैं वो 1 कप नहीं होता, दिन में तकरीबन कोई 6 से 7 या कुछ लोग मैंने सुना है कि 10 से 12 कप भी पीते हैं। और उसको आप अगर मल्टीप्लाई कर दें कि हर दफ़ा 2 से 3 चम्मच शक्कर के डालेंगे तो कितनी ज़्यादा चीनी हो जाएगी उसमें, और फिर वो आप जाके उसमें आपको चलना फिरना भी नहीं है, ना कुछ एक्सरसाइज करनी, तो वो सारी आपकी खून के अंदर वो जमा होएगी शुगर और फिर वो जहर की तरह बनना शुरू हो जाएगी। अगर शुगर ना भी है आपकी तो आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा उसका। अगर आपको टेंडेंसी है या ऐसी कंडीशन है, इसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़, जैसे डायबिटीज़ अभी हुई नहीं है लेकिन उसके अलामात हैं या उसके रिस्क फैक्टर हैं, तो वो भी हो सकता है। तो इसलिए हर चीज़ जो विद इन मॉडरेशन या एहतिदाल के साथ करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेएतदाली के साथ करें। जैसे रमज़ान में रोज़े रखते हैं, उसका मकसद यही है कि आपको एक तो पता चले कि भूख के क्या उसके होते हैं और जिन लोगों के बाद खाना मैसर नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन। लेकिन होता ये कि रोज़ा तो रख लिया लेकिन खाना डबल खाया और लोगों का वज़न मज़ीद बढ़ जाता है, तो ये चीज़ बड़ी नुकसानदेह है सेहत के लिए। और इसी चीज़ों से जो है बहुत सारे अलामत होते हैं। वज़न बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर की अलामत हो सकती है आपको, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जो कोलेस्ट्रॉल जाके आपके खून की रगें हैं, जो दिल की रगें हैं, उसके अंदर जाके उसको बंद कर सकती है, जिससे
आपको हार्ट अटैक जो होता है, दिल का दौरा पड़ सकता है या फिर स्ट्रोक हो सकता है, जिससे को कहते हैं फालिज, ये पूरा आपका एक तरफ का हिस्सा जो है जिस्म का वो नाकारा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जहन में रखनी चाहिए। एतदाल, हर चीज़ को जो है तरीक़े से करें, डिसिप्लिन रखें अपनी ज़िंदगी राइट। में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो बात की है कि हमारे जो भी फ़र्द है खाना खाए या चाय पिए तो वो एतदाल के साथ करे, लेकिन अमूमी तौर पर ये प्रैक्टिस तो नहीं देखी गई। वही बात है 6-7 कप वाली। अच्छा चलें, इसके साथ साथ हम आज के इश्यूज़ के ऊपर आते हैं, डायबिटीज़ के हवाले से या फिर स्ट्रोक के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो आपको ले जाती हैं टुवर्ड्स डेथ, सिर्फ इस वजह से कि आप उसकी केयर नहीं करते। जी जी। हमने ऐसी एग्जांपल्स भी देखी हैं कि लोगों को डायबिटीज़ हुई, शुगर हुई, लेकिन उन्होंने अपने जीपी से मशवरा किया और उन्होंने उनको मेडिसिन दी। कुछ लोगों को जो है टाइप सी और टाइप 2 इस तरह की चीज़ें भी हुई, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर, आल दो दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल, लेकिन अपने तौर पर उन्होंने मेडिकेशन के अलावा वॉक शुरू कर दी, ग़िज़ा के अंदर एहतियात शुरू कर दी और विद इन 6 मंथ्स टू 8 मंथ वो रिकवर भी कर गए। तो मैं ये चाहूँगा आपसे पूछना कि जब किसी बंदे को डायबिटीज़ होती है तो उससे उसकी अलामात, डॉक्टर के पास जाने से पहले हमारे जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं उनको आप ये बताना पसंद करेंगे कि कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जिनकी बुनियाद पर बंदे को ये फ़ियर महसूस होना चाहिए कि कहीं वो शुगर का शिकार तो नहीं हो रहा, कहीं उसको डायबिटीज़ तो नहीं हो रही, ताकि वो उन चीज़ों से बचकर तो डॉक्टर के पास जाने से पहले ही अपना इलाज शुरू कर दे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने रिजवान। होता यही है कि जो शुगर की बीमारी है उसको हम अगेन कहते हैं साइलेंट किलर। मतलब ये है कि उसकी जो आम जो उसकी जो अलामत है वो एकदम बज़ाहिर नहीं होती, लेकिन अंदर अंदर बन रही होती हैं उस वक्त तक कि जब डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि उससे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाए। जैसे कई लोगों को पहली अलामत होती है दिल का दौरा या स्ट्रोक हो जाता है, तो उनको पता चलता है कि डायबिटीज़ है। लेकिन जो आम मामूली सी चीज़ें जो लोग दरगुजर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि जैसे कोई चीज़ आपकी कट लग गई और वो फिर हील नहीं हो रहा, या फिर आपको बेइंतहा थकन महसूस हो रही, वज़न एकदम से बढ़ जाना, या फिर बार बार आपको टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ रही है, पेशाब, और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, फिर आँखें जो है उसमें जो आपकी विज़न है बिनाई वो धुंधलापन हो जाना जब बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है। ये सारी अलामात हैं जो कि लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, समझ नहीं पाते कि ये भी शुगर की बीमारी है। और अगर ऐसा कुछ हो तो आप फटाफट अपने जो मुआलिज हैं आपके जीपी उनके पास जाके एक शुगर का टेस्ट करवा लें। एक और भी एक अलामत है जो कि बहुत कॉमन है कि बार बार इन्फेक्शन होना, कि घड़ी घड़ी आपको थोड़े दिन पहले आपको हुआ था कि चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, उसको इलाज करवाया आपने एंटीबायोटिक से, फिर अगले महीने दोबारा हो गया, या पेशाब का इन्फेक्शन हो गया, तो ये भी एक अलामत है कि शुगर बहुत ज़्यादा है आपके खून में, और वो शुगर जो है वो फीड कर रही है ग़िज़ा के तौर पे जो जरासीम के लिए। तो ये एक अलामत है, इसकी वजह से आपको बेइंतहा इसका एहतियात करना पड़ेगी। दूसरी, अगर आपकी ख़ुद की जो लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं है, कि वज़न बढ़ रहा है, खाने में कोई आपकी जो है कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है और एक्सरसाइज नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली ये एक हाई रिस्क फैक्टर है कि आपको अभी ना भी हो शुगर, लेकिन आगे अगले सालों में होती जाएगी। या फिर आपके माँ बाप या आपके जो फैमिली में जो आपके रिलेटिव्स हैं, भाई बहन, किसी को शुगर की बीमारी है, तो बहुत ज़्यादा मुमकिन ये है कि आपको भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, जीबी के पास, तो वो एक जो अभी आपने बात की है उसमें पूछते हैं जी कि आपकी फैमिली में से तो किसी को शुगर नहीं है, आपके पेरेंट्स को या आपके बहन भाइयों में जी। अगर आपकी फैमिली में से किसी को शुगर है लेकिन वो आप उनसे बहुत दूर हैं, जैसे हम इमिग्रेंट्स हैं, हम यहाँ पर हैं, हमारी फैमिलीज जो है वो पाकिस्तान में हैं या कहीं और दूसरे ममालिक के अंदर, तो क्या तब भी ये इफ़ेक्ट करता है कि अगर आप कई सालों से दूर हैं तो फिर भी असरात उसके वहीं रहेंगे? जी हाँ, क्योंकि ये जो चीज़ है, जो जीन्स होती हैं वो आपकी ट्रांसमिट हो जाती है खून के ज़रिए से। तो जैसे आपके दो अगर माँ बाप को अगर आपकी है डायबिटीज़, तो आपकी जो रिस्क है बहुत ज़्यादा होता है, 70% होता है। अगर एक माँ बाप से एक किसी को है तो इतना कम होता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में आने के बाद ये डबल हो जाता है रिस्क। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं है, और जैसे हमारे मुल्कों में है और खाना बिल्कुल असली ग़िज़ा मिलती है, बेइंतहा आपके पास मैसर है, तो उसकी वजह से रिस्क डबल हो जाता है। तो कुछ लोग हैं जिनको अगर वो अपने मुल्क में होते, वहाँ मेहनत मशक्क़त करते, वहाँ पे गर्मी भी होती है और बाहर भी निकल रहे होते हैं, यहाँ पे सर्दी की वजह से लोग एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनका रिस्क और बढ़ जाता है इस मुल्क में आके।
राइट। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी जो टेलीफोन लाइंस हैं वो ओपन हैं और आप डॉक्टर साहब से किसी भी किस्म का अपनी सेहत के हवाले से सवाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ हो गई है तो उसको अगर वो रिकवर नहीं कर पा रहा फ़र्द, तो वो डायबिटीज़ और कितनी बीमारियों को जन्म दे सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। तो शुगर जो है, डायबिटीज़ होना, ये कोई एज सच इतनी ख़तरनाक बात नहीं है अगर तो आप इसको कंट्रोल करके रखें। अगर आपकी ये है, आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई लेकिन आपने उसका बर वक्त इलाज किया, सारी चीज़ें की जो आपके डॉक्टर ने कही हैं, आपने वज़न अपना कम किया, दवाइयाँ सही तरीके से खाई, तो कोई मुमकिन नहीं कि आपको वो सारी कॉम्प्लिकेशन होगी। नुकसान उन लोगों को होता है कि शुगर की बीमारी हो गई लेकिन उन्होंने ना दवाएं उसकी सही तरीके से नहीं, ना अपना ख्याल रखा। तो उसमें सबसे बड़ा जो ख़तरनाक जो कॉम्प्लिकेशन है वो दिल का दौरा है, और कभी कभी ये जानलेवा भी होता है। एक आप मिसाल समझें कि एक आदमी जिसको शुगर नहीं है और एक आदमी जिसको शुगर है, शुगर वाले मरीज़ को 4 गुना ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक सफ़र करना या फिर स्ट्रोक की अलामत होना 2 गुना ज़्यादा होता है। तो इसलिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा होती हैं कॉम्प्लिकेशंस, और भी जैसे गुर्दे का फ़ेल हो जाना, किडनी का फ़ेल हो जाना, ये इनके लिए एक होता है। कभी कभी आपकी बिनाई भी जा सकती है अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं, तो आँखों में जो है डैमेज हो जाता है, और नर्व्स का डैमेज हो जाना। तो बेइंतहा कॉम्प्लिकेशंस हैं शुगर की। लेकिन ये 6 कॉम्प्लिकेशन जो हैं कि आपकी जो है सर्कुलेशन टांगों की वो कम हो जाए, जिसकी वजह से लोगों को गैंग्रीन, या फिर लोगों के देखा होगा कि टांग को काटना पड़ा कि इतना ज़्यादा पॉइजन फैल गया था, या फिर ये हुआ कि दिल का दौरा हो गया, या फिर फालिज हो गया, स्ट्रोक हो गया, किडनी का हो गया। राइट। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप अभी कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं, जी इस जी, पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दफ़ा फिर हमारे नाज़रीन को ज़रूर। बताइएगा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन हमारे साथ अभी कॉलर जी मौजूद जी, हैं और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं वो आपसे क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से पूछ रहे जी, मेरी उम्र है 60 ठीक है। और मेरी उम्र 60 है, मुझे शुगर हो गई है। मु- जी। और मुझे हार्ट की भी, मैं पैदाइशी मुझे होल था हार्ट में, अच्छा, पैदाइशी तो होल वो था मैंने आपके? फिलअप कराया 99 में। ठीक है जी। जी जी, बात करते रहे। आप टेलीविज़न की आवाज़ बंद तो कर दें, आप डायरेक्ट बात करें तो। वो मैंने फिलअप करा लिया इंग्लैंड से, गाय अस्पताल से। वो फिलअप हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं नीले नेल थे, नाखून ठीक हो गए, और मेरे पिंक हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अभी मेरी फिर तबीयत खराब हुई है 10-12 साल बाद, कि मुझे थोड़ा सी तकलीफ हुई है, तो मुझे वो लेके उन्होंने स्टेट डाले हैं। सही है। स्टेट डाले हैं, फिर स्टेट डाले हैं, 2 दफा गया हूँ, फिर स्टेट डाले हैं, 6 स्टेट डाल चुके हैं। तो अब मुझे शुगर भी हो गई है, डायबिटीज भी है। लेकिन मैं बड़ा अस्पताल में रहा हूँ, कितने मेरा किडनी में और टांगों में पानी आ गया था, पेट में। पाकिस्तान में गया तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ अस्पताल में रखा, तकरीबन महीना डेढ़। पानी में निकाला, अब मैं पानी बिल्कुल ठीक हो गया, पानी निकल गया। लेकिन मुझे कमजोरी हो गई है जब से मैं अस्पताल से आया मार्च में। सही है तो जी। मैं कोई मेडिसिन ले रहा हूँ किडनी के लिए, ऊपर लम्स बन गए, किडनी के ऊपर कोई लम्स है। वो कहते हैं आपका हार्ट इतना नाजुक है कि हम आपसे ऑपरेशन नहीं कर सकते। सही गाइस है। अस्पताल और लंदन अस्पताल में मेरे ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। ये अंकल, और आपने ये मार्च सारी अस्पताल अपनी में। मेडिकल हिस्ट्री तो आपने बता दी है सारी कुछ, लेकिन इसमें आप स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? कि जो मैं किडनी की दवाई है, जो मुझे 8 कैप्सूल उन्होंने दिए हैं, जिस पर लम्स लग गए हैं, वो रोजाना मैंने खाने हैं। और दूसरी है कि मेरी शुगर कंट्रोल है, मैं रोटी छोड़ दी, होल मील सारा खाता हूँ, वॉक थोड़ी मुझे, लेकिन मेरी शुगर 6, 7, 10 के अंदर है। ये मैं इस बार मुझे तो मैं ठीक है या गलत है? अच्छा सही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद आबिद जी। सही है जी, बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का। आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए तो आपको डॉक्टर साहब इंशाल्लाह जो है ना इसका आंसर करेंगे। हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो डॉक्टर साहब से क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नेक्स्ट कॉलर, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गया। डॉक्टर साहब, ये जो जी जी, आबिद साहब है, इनका बिल्कुल क्वेश्चन आपने सुना कि बिल्कुल, इन्होंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी जी बता हाँ, दी तकरीबन, जी और वो ये चीज़ें कह रहे हैं कमज़ोरी फील करता हूँ, तो बिल्कुल, जो मेडिकेशन इन्हें ये ले जी रहे हैं वो ठीक है या जी नहीं? जी। तो
सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें फ़िक्र की बात नहीं है। आपका अगर इलाज हो रहा है और आपको दवाएं दी गई हैं, और आपने जो सबसे अच्छी बात मुझे बताई कि आपकी शुगर की जो लेवल है वो सिंगल फिगर में है। सिंगल फिगर हम कहते हैं कि 10 से नीचे हो, तो 6 से 7 जो है वो तो आइडियल शुगर है, और अगर 8 या 9 भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। तो आपने पहली चीज़ जो सबसे अच्छी बात बताई मुझे कि शुगर आपकी ऑलरेडी कंट्रोल है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आप ना समझें कि शुगर अब मेरी ठीक होगी कि तो मैं दवाइयाँ बंद कर देता हूँ। इसको कभी आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर जैसे ही आप दवाइयों को छोड़ेंगे तो दोबारा आपकी डायबिटीज़ काबू से बाहर जाएगी। तो आपके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपने मुझे बताएं कि आपके स्टेंट्स पड़ चुके हैं, फिर जो पानी जो भर गया था वो हार्ट फेलियर की अलामत है या किडनी के फेलियर की है। तो एक एक दवाई जो आपकी दी गई है वो इसी हिसाब से दी गई कि हर डिफेक्ट को या जो कॉम्प्लिकेशन है उससे डील करने के लिए सबसे जो पहली इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूंगा या एडवाइस दूंगा, वो कोई भी दवाई को जो मिस ना करें किसी सूरत में। जैसे बताया गया है उसको करें। ब्लड प्रेशर की एक मशीन ख़रीद लें, और जैसे आपने ग्लूकोज की मशीन ख़रीद ली है और चेक करें, उसको भी चेक करते रहें। और साल के साल जैसे आपका चेकअप होता है 6 महीने में, उसमें जाके चेक करवाएं अपने कोलेस्ट्रॉल को। तो 3 चीज़ें जो हैं, एक तो शुगर, दूसरी जो है आपका ब्लड प्रेशर, और तीसरा कोलेस्ट्रॉल। इनको अगर आप काबू में रखेंगे तो कोई आपको नुकसान होगा नहीं। उसके बाद फिर आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि कोई नई नई मेडिकेशंस आ चुकी हैं आजकल, साइंस ने तरक्की की है, जो कि आपका हार्ट के फेलियर की भी बीमारी को ठीक करती है और किडनी की भी बीमारी को ठीक करती है। तो वो अगर आपको दे सकते हैं कि नहीं, या फिर ऑलरेडी आपको दी गई हो, तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो आपको एस्प्रिन दी गई हो या इस तरह की जो खून को पतला करने की, उनको कभी भी उसमें नागा ना करें। और साथ ही साथ दवाइयों के साथ जो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको कंटिन्यू रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है। चाहे आपका हार्ट फेल हो रहा है या वो हो रहा है, उसमें एक ही चीज़ जो है जिसका बेइंतहा फ़ायदा आपको होगा कि हर रोज़ कोई तकरीबन 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक की चाहे वॉक कर लें आप, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा आपके साथ कॉम्प्लिकेशन है तो आप और ज़्यादा एक्सरसाइज ना कर पाएंगे, लेकिन खाली वॉक करने से ही बेइंतहा आपको फ़ायदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने इनको जो हमारे कॉलर थे इनको मशवरा दिया वॉक का, वर्कआउट का, जी जी एक तो ज़ाहिर ये है कि जो आपने जो इनका जीपी है उसके जी साथ या जो इनका कंसल्टेंट है उसके साथ ये राब्ते में रहें, जी ताकि वहाँ से भी इनको एडवाइस मिलती रहे। हमारे साथ एक कॉलर है, जी। उनसे बात करते हैं और फिर मैं जो क्वेश्चन है आपसे करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ब्रदर, व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क डॉक्टर साहब? So my name is Mohammed. I'd like to ask about my grandma. She has the kidneys are reached a low level. She's in she's early 70s and she weighs around 10 stone. I just wanted to ask in terms of diet, what could she do to help her kidneys in terms of what vegetables she could eat or what could she not eat? And I know what is beneficial, but is just in terms of diet and other means to keep the kidneys going for longer. That's my question, really. All right, Okay. let me ask to Dr. Dr. Sure. Saab, you want to ask anything? Okay, so do you know what stage of kidney failure she's got? Like there will be stages like stage 3, stage 4, or end stage. So you have any idea about that? I don't know. Actually. It's okay, because she hasn't had it for long so far. So I'm not sure specifically what stage it is. I know Okay. it's not end stage, but Okay, it's fine. It's had it for a bit of time. Okay, so first of all, Okay, that's fine. Inshallah, Dr. Saab will give you the answer after. Dr. Saab, we have one more Okay, caller. sure, we'll take उनसे the call. बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हम अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। रिजवान बेटा आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक। चलो अच्छी बात है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। अच्छा जी जी। तो मेरे बेटे का नाम भी साकिब है, पहले तो ये मैं आपको बता दूं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अभी उसके कॉल आई थी। अच्छा 6 मंथ पहले ना मेरे स्टेंट उन्होंने डाला था, तो उसके बाद ना मैं 6 महीने के बाद अब स्पेशली इसको जा रही हूँ देखने, हार्ट का जो डॉक्टर है। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि मुझे सांस तो चढ़ता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाऊँ ना तब मुझे सांस चढ़ जाता है। ठीक है, तो एक बहुत ही बुरी तरह चढ़ता है ना, तो या चलने से, लेकिन बाहर चलूँ तो इतना नहीं चढ़ता, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने से या तो एक कमरे से दूसरे कमरे जाते हैं। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे?
चलिए आंटी कि जो मैं क्या उनको बताऊं? डॉक्टर साहब जो है ना आपको इंशाल्लाह बताते हैं, वो पहले एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको जो है ना करते हैं। डॉक्टर साहब 2 क्वेश्चन यू हैव। Sure. एक तो वो किडनी का उनका जो फेलियर है, शी इज 70, और दूसरा फिर ये जो आंटी गुलशन का क्वेश्चन था, तो आप पहले वो किडनी का आंसर कर दीजिए। So, coming back to the person who asked about the grandmother's kidney failure, first of all, a lot of people have been informed in this age group that you have kidney failure. Having a diagnosis does not mean anything unless and until the person is involved in dialysis, where your kidneys are so much failing that you need support of a machine to clear that. So I understand that a lot of people around that age have some degree of failure. So that does not mean anything that is going to get worse. What she needs to take care of is, number one is to keep hydrating herself. That is, the water intake should be at least about a liter and a half. The other thing is to take all the medications that are being given, and to keep an eye on a check on the blood pressure, because blood pressure, if it goes up, it will damage the kidneys, and to make sure that she has not got blood sugar. The other things that you got to be careful is those foods which have got very high potassium, for example, bananas and raisins and those kind of things, which you can look on the internet and have a list printed out that high potassium food should not be given to those people who've got any degree of kidney failure, because potassium will not be excreted, and the very high level of that electrolyte may do harm. So that's just the 2 things that you need to be concerned about. Otherwise, all the normal healthy diet which we advise the rest of the population, the people, is the one which is recommended, and to keep an eye on the weight as well. So these are the 3 things: blood pressure, regular blood test to keep an eye on this stage whether it is progressed or not, and rehydration, especially in warm weather, because kidneys need to be flushed out, and if there is very little water intake, not any fluids are not counted, then that can damage the kidneys. राइट। और डॉक्टर साहब दूसरा क्वेश्चन जो बिल्कुल। हमारे कॉलर ने, जो आंटी गुलशन तो उन्होंने किया दूसरा था जो आपका सवाल था वो बहुत आपका इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये अब ये आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जा रही हैं स्पेशलिस्ट को देखने के लिए। तो सबसे पहले उनको बताएं कि आपने स्टेंट तो डाल दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे दर्द नहीं हो रहा, लेकिन एक और नई अलामत हो गई है, जो कि सीढ़ियों के चढ़ने के बाद सांस फूलती है। तो इसके लिए वो डॉक्टर जो हैं आपके स्पेशलिस्ट, वो आपको एक स्कैन के लिए भेजेंगे, जिससे देखेंगे कि आपके हार्ट के मसल तो नहीं वीक हो गए, क्योंकि ये मुमकिन ये हो सकता है कि जो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम थी उससे आपको मज़ीद कुछ असर हो गया है या डैमेज हो गए हैं हार्ट के मसल, और वो वीक हो गए हैं। तो जब आप नॉर्मल काम करती हैं तो हार्ट में इतनी कैपेबिलिटी, इतनी सलाहियत होती है कि वो पंप करे, लेकिन जैसे आपने उसके ऊपर ज़ोर डाला, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ी आप या थोड़ा और ज़्यादा एक्सरसाइज की, तो वो इतना पावर नहीं रह गई हार्ट में कि उसको पंप कर सके, उस वक्त फिर आपका सांस फूलता है। या फिर एक और अलामत हो सकती है, इसको हम कहते हैं इरेगुलर हार्ट बीट या एट्रियल फिब्रिलेशन। तो ये आप फ़ौरन उनको बताएं, ताकि आपकी ये 2 चीज़ें वो टेस्ट करवाएंगे आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। एक तो ये स्कैन करवा के देख लेंगे कि ये मसला तो नहीं है, दूसरा आपका एक ECG या और कोई टेस्ट करवा लेंगे हार्ट मॉनिटर कि देखें कि दिल की जो धड़कन है उसमें कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है, जिसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। तो ये चीज़ें आपको क्लियरली उनको जाके बतानी है फॉलोअप पे कि मुझे इस चीज़ की फ़िक्र है, और मैंने किसी से डिस्कस भी किया था, तो मुझे ये हार्ट फेलियर की शिकायत तो नहीं है, या फिर मुझे एट्रियल फिब्रिलेशन की शिकायत तो नहीं है। राइट। डॉक्टर साहब आपने हमारे कॉलर का बड़े ऐसे अंदाज में जवाब दे दिया। अच्छा, मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करने लगा हूँ कि अभी आप वर्कआउट की बात कर रहे थे जो हमारे कॉलर के साथ, तो उसमें जो लोग ज़ाहिर है किसी को डायबिटीज़ है इनिशियल स्टेज पर या किसी भी स्टेज के ऊपर, तो उसके लिए एज ग्रुप के लिहाज से ये वर्कआउट काम करेगा, या इसके लिए भी स्पेसिफिक टाइम होना ज़रूरी है? जी आपने आधा घंटा करना है या 1 घंटा करना है, और फिर ऊपर ये बात है कि आखिर किस नेचर का वर्कआउट जो है ना वो सूटेबल है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने रिजवान। और ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे लोगों में कि सिर्फ एक्सरसाइज यंग लोगों के लिए है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैं तो अपने जो मरीज़ हैं जो कि 80 साल के हों या 85 साल के, उनको भी इंकरेज करता हूं कि जितनी एक्सरसाइज वो कर सकें वो करें। अगर एक्सरसाइज का मतलब ये कि घर के अंदर ही चलना फिरना, कई दफ़ा ऊपर नीचे जाना, वो भी एक्सरसाइज में काउंट होती। कोई हल्का फुल्का काम करना, वो भी एक्सरसाइज में काउंट होता है। अगर वो चल ना सकें तो खाली वज़न जो है वेट्स उठा के अपने बैठे बैठे वो कर सकते हैं, इससे भी फ़ायदा होगा। ये तो उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल लिमिटेड एक्सरसाइज है, लेकिन जो बिल्कुल यंग लोग हैं उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि तकरीबन आधा घंटा हर रोज़ एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करें जिससे आपका थोड़ा बहुत सांस फूले और थोड़ा पसीना आए, ताकि आपके दिल के ऊपर भी इतना स्ट्रेस हो,
राइट। डॉक्टर साहब, आपने मिनिमम 30 मिनट्स जो है ना वो बताए हैं एक्सरसाइज के, इस पर हम दोबारा बात करेंगे, लेकिन हमारे पास अभी वक्त बहुत थोड़ा है ब्रेक पर जाने के लिए। तो नाजरीन, आपने इस प्रोग्राम को अभी देखते रहना है। हम एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, जब वापस आएंगे तो फिर आपसे बात भी करेंगे, डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए, अभी मिलते हैं आपको एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद मैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। हमारी डॉक्टर साहब के साथ मुख्तलिफ जो हैं सवालात के ऊपर बात चल रही थी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे जहन में अभी ब्रेक के दौरान एक सवाल आया है। अभी तो जो जदीद मेडिकल साइंस है उसने बहुत तरक्की कर रही है, उसके इक्विपमेंट इतने ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि उसको डायग्नोज करने में बड़ी आसानी हो जाती है चीज़ों को। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएँ इस जदीद तरक्की से बहुत पीछे, तो उस वक़्त जो हकीम लोग थे, हुक्मात थे, वो इंसान की नब्ज़ देखकर चीज़ें बताते थे। बल्कि मैं अगर कहूँ कि आज से कुछ 30-40 साल पहले तक भी डॉक्टर जो है नब्ज़ देखते थे, या शायद अभी भी गांव देहातों के अंदर नब्ज़ देखने का रवाज है। बिल्कुल। तो ये नब्ज़ देखकर किसी मर्ज़ की तशख़ीस कैसे की जाती थी? क्या वाकई उनको पता चल जाता था कि इसको ये मर्ज़ है? इस नब्ज़ के अंदर क्या चीज़ पोशीदा है कि जिससे डॉक्टर को इल्म हो जाता है कि इसको कोई ना कोई मर्ज़ लाहक है? तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसका, अगर आप यकीन करें कि अभी भी इसकी बड़ी वैल्यू है नफ़ चेक करने की। तो जो सबसे जो ख़तरनाक जो एक बीमारी जिसको हम फालिज कहते हैं, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं खाली नफ़स को पकड़ के। जैसे मैंने पहले भी प्रोग्राम बताया कि अपनी 3 उंगलियों को रखें अपनी कलाई के ऊपर और उसको फ़ील करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल लगातार आ रही तो बिल्कुल ठीक है नफ़स। अगर ये ऐसी आ रही कि एक दफ़ा आई फिर बीच में गैप आया फिर आई, बिल्कुल मतलब इरेगुलर अगर है, तो ये बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। इसको कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। और ये जो चीज़ है ये स्ट्रोक को कर सकता है, लोगों को स्ट्रोक हो सकता है इससे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। तो अभी भी हम लोग अपने क्लिनिक्स में ये करते हैं, अपने नर्सों को कहते हैं जब फ्लू क्लिनिक के लिए लोग आते हैं तो उनकी नब्ज़ को चेक कर लो। जिस आदमी की नब्ज़ जो है वो लगातार नहीं है, रेगुलर नहीं है, उनको फिर हम एक ECG करवाते हैं, हार्ट की ट्रेसिंग, उससे पकड़ लेते हैं कि ये बीमारी है, फिर उसका इलाज हो जाता है। तो अभी भी उसकी वैल्यू है, लेकिन उस ज़माने के लिहाज से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। एक तो ये कि हाथ लगाने से मरीज़ को एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये मेरा मॉलेज है। दूसरा, उसमें फिर उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और एक साइकोलॉजिकल उसमें वो होता है नफ्सियाती तरीके से कि आदमी को ऐसा महसूस होता है कि जो मेरे मॉलेज ने मेरे हाथ पकड़ लिया है, ये उसका हो सकता है। लेकिन और भी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मेडिकली के। अगर नर्व जो है बिल्कुल वीक आ रही है तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर बहुत कम है, और अगर बहुत ज़्यादा आ रही है स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब है कि हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो 2 बड़ी बड़ी चीज़ें तो ऐसे ही पकड़ सकते हैं कि एक तो हार्ट की हरकत जो है वो ठीक नहीं है, या फिर बहुत स्लो है, या फिर बहुत तेज़ है। तो काफ़ी सारी चीज़ों का इससे डिटेक्शन हो सकता है। जैसे कि थायराइड का एक बीमारी है, इसमें अगर या तो बहुत ज़्यादा थायराइड का अगर वो हार्मोन बढ़ जाए तो नब्ज़ बहुत तेज़ हो जाती है, तो वो पकड़ी जा सकती है कि 120 हो रही है बजाय 70-80 के। इसका मतलब है कि ये एक अलामत हो सकती है। या फिर बहुत स्लो हो जाए कि 60 से भी नीचे 50 हो जाए, तो इसका मतलब है कि बड़ा स्लो चल रहा है हार्ट। तो ये भी हो सकता है कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है तो काम नहीं कर रहा है। तो उससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन फिर भी मिल सकती है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसे ही देखते थे, लेकिन उससे काफ़ी सारी चीज़ें हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं नफ्स को चेक करने के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि जो उस वक्त के लोग करते थे तो अभी शायद जदीद टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी नब्ज़ की अहमियत वैसी की वैसी ही है जो पहले थी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आपने आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के मुख्तलिफ जो हमारे पॉइंट्स थे उसमें आपने फालिज का तज़किरा किया कई दफ़ा। हमारे नाज़रीन को ये ज़रा बताएं कि स्ट्रोक बुनियादी तौर पर होता क्या है, और फिर इसकी भी क्या कोई अलामात होती हैं कि आपको ये होने वाला है या हो जाए। ज़ाहिर है अगर कुछ ऐसा हो तो फिर तो लोग उससे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक वेरी सीवियर जो है डिजीज़ अगर हो जाए और लोगों की जानें भी जाती हैं। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, लेकिन वो मैं आपकी इस बात के बाद करूँगा। पहले आप हमारे नाज़रीन को इतना सा बता दें कि स्ट्रोक बुनियादी तौर पर है क्या, और फिर इसकी बेसिक जो है वो अलामात क्या होती हैं कि जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो स्ट्रोक को समझने के लिए आप ये समझें जैसे आपके घर के अंदर फ्यूज़ बॉक्स है, और जो बड़ा सर्किट बोर्ड है उसमें हर फ्यूज़ के ऊपर लिखा होता है
डाइनिंग रूम की लाइट है, ये फिर जो है किसी और चीज़ का है, ये स्विचेस का है। तो आपका जो ब्रेन है, दिमाग, उसके अंदर सर्किट होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा होता है और ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह होता है। तो जिस इलाके में ब्रेन की अगर डैमेज हो जाए, जो कि खून की रफ्तार के रुकने की वजह से वो आपका जो जिस्म का हिस्सा है वो बेकार हो जाता है। समझ लें कि आपने जाके फ्यूज़ बॉक्स खोला और वो स्विच को नीचे कर दिया, तो क्या होगा, उस इलाके की लाइटें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी या फिर उस इलाके की स्विचेस नहीं काम करेंगी घर की। तो होता यही है कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी या फिर शुगर की बीमारी या फिर आपको ये दिल की जो धड़कन जो है, जो इरेगुलर है, एट्रियल फिब्रिलेशन, इसकी बीमारी है, तो उससे क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं आपके हार्ट के अंदर और वो फिर खारिज हो जाते हैं मेन सर्कुलेशन में जाके, आपकी जो खून की नाली है ब्रेन में, उसमें जाके फंस जाते हैं। जब वो जाके फंसता है वो क्लॉट, तो वो इलाके में खून की रफ्तार और गर्दिश ख़त्म हो जाती है। जब वो हो जाती है तो कुछ मिनट का टाइम होता है, अगर उसको दोबारा से अगर आपको निकाल नहीं दिया जाए उस क्लॉट को, तो वो पूरा हिस्सा नाकारा हो जाता है हमेशा के लिए। इसलिए लोगों को अलामत ये होती है कि एक तरफ का चेहरा बिल्कुल नीचे लटक जाए या फिर आवाज़ उसकी बंद हो जाए, उनकी बात करने की सलाहियत, या फिर एक तरफ की आंख में विजन ना हो, या फिर बिल्कुल हाथ जो है बिल्कुल वीक हो जाए, वीकनेस, या फिर टांग में एकदम वीकनेस हो जाए, या फिर चलते चलते उनको एक कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि आप अपनी चीज़ को रेगुलर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। जैसे कि आप पानी पी रहे हैं और उसको लेके जाएं तो बजाय मुंह के इधर जा रहा है। तो ये भी सारी अलामात हैं स्ट्रोक की। या फिर चल रहे हों तो बिल्कुल आपकी जो चलने की है वो सलाहियत ख़राब हो जाती, बैलेंस बिल्कुल आउट हो जाता है आपका। ये सारी अलामात होती हैं स्ट्रोक की। और कभी कभी कोई अलामत नहीं होती, एकदम से स्ट्रोक हो जाता है, ऐसे डायबिटिक लोगों को है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये बहुत इसकी एहतियात की ज़रूरत है। जो इन लोगों को ये बीमारियां हैं ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की या शुगर की, तो उसको बिल्कुल सही तरीके से इलाज किया जाए। राइट डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी डिटेल के अंदर इसका बताया। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, फिर मैं आपसे भी एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में वो भी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरा सवाल है, मेरा बेटा है, उसकी उम्र है 37 साल और वो काफ़ी अरसे से जो है ना वो उनको है वो ऑब्सेसरी डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, बार बार किसी चीज़ को धोना, साफ करना, जैसा कि वुजू किया है बार बार वुजू करना, कहीं ना कहीं से वो बीमारी को जोड़ देना। मैं यहाँ पे गया था, वहाँ बैठा हूँ, वहाँ किसी से सलाम किया, उनके हाथ गंदे थे, अब कहीं मेरा हाथ टच हो गया है, वो चीज़ भी गंदी हो गई है। तकरीबन 10 साल से डॉक्टर साहब ये इसी बीमारी में मुब्तला है। पहले से तो अल्लाह पाक का फजल है, थोड़ा आराम है, लेकिन ये बीमारी उनकी जाती नहीं है। महीने में 2-3 बार या बाज़ औक़ात अपने आप को कमरे में बंद कर देते हैं। मैंने बाहर नहीं जाना, मुझे घबराहट होती है, मुझे किसी ने देख लिया, कोई मेरे साथ हाथ शेक करेगा, मैं उससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अगर आप इस बारे में कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? मेहरबानी होगी। सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा कि कोई दवाई इनको दी गई है इस बीमारी की? जी हाँ जी, वो दवाई लेते हैं, डिप्रेशन की दवाई खाते हैं जी। ठीक है, जो सुनो ना जी। कोई और चीज़ है? नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। आप ये अभी प्रोग्राम सुने डॉक्टर साहब, आपको इंशाल्लाह इसका जो और कोई आंसर कॉलर करते तो हैं। नहीं? ठीक है। तो ये जो बीमारी है नफ्सियाती अलामत है और काफ़ी लोगों को ये लोग इस चीज़ से मुब्तला होते हैं। इसके कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसे असरात होते हैं, इसकी वजह से ये बीमारी कभी कभी हो सकती है। जैसे अभी कुछ पिछले 2 सालों में लोगों को कोविड जैसे फैला है, तो उसकी वजह से लोगों को ये भी शिकायत हुई। काफ़ी सारे हमने मरीज़ देखे जिनको यही फ़िक्र होती थी कि हमने ये छू लिया तो अब हमको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसकी कई वजूहत भी हैं, लेकिन कुछ लोगों को किसी वजह के बगैर भी होती है। इनको यही लगता है कि हर चीज़ गंदी है, हैंडल जो हैं डोर के जो हैं उसको बार बार साफ़ करते हैं, जहाँ बैठते हैं उनको ये फ़िक्र होती है कि जरासीम तो नहीं है। तो ये एक नफ्सियाती मरज़ है। तो इसका इलाज के लिए एक तो दवाइयाँ जो आपने बताई कि एंटी डिप्रेसेंट है, उसको लगातार खाना, लेकिन दूसरी सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम कहते हैं बिहेवियरल थेरेपी, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं आपके, साइकाइट्रिस्ट के साथ काम करते हैं, वो उनसे बैठ के बात करते हैं और एक थेरेपी का सेशन होते हैं एक के बाद एक। तो आहिस्ता 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 इस चीज़ को जो है वो अनकवर करते हैं कि कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये इनके ऊपर प्रेशर इतना बड़ा है और उनको ये हुआ है। उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, क्योंकि ये एंग्जाइटी बढ़ती चली जाती है सारे मरीज़ों को। तो उनकी
रिलैक्सेशन थेरेपीज़ होती हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आजकल मौजूद हैं। तो सबसे बेहतरीन इलाज उसका वही है, साइकोथेरेपी या फिर बिहेवियरल थेरेपी, उससे फ़ायदा होता है दवाइयों के अलावा। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप जो इस क्वेश्चन से पहले बात कर रहे थे स्ट्रोक के हवाले जी, जी। से, और उसमें आपने कुछ अलामात का भी तज़किरा किया है, और उसमें आपने ये भी बताया कि कुछ ग्रेजुअली जो है ना वो इफ़ेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, और बाज़ दफ़ा विदाउट एनी अलामत जो है आपको स्ट्रोक हो जाता है। बिल्कुल। और अभी ये जो हमारी कॉलर थी, इन्होंने जो बात की उसमें से डेमेंशिया या एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है उसकी जो एक झलक नज़र आई है। तो ये जो किसी भी फ़र्द को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो क्या ये चीज़ें भी स्ट्रोक की तरफ ले जा सकती हैं इंसान को? नहीं नहीं, ये स्ट्रोक की जो कंडीशन है, कॉजेज़ हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सर्कुलेशन जिस किसी भी बीमारी की वजह से जिसकी खून की रफ्तार या उसकी जो वो है गर्दिश खून की ब्रेन में अगर कम हो जाए या रुक जाए, उसकी वजह से स्ट्रोक होता है, ये बिल्कुल बात तय है। या फिर खून की नस, वो जो रग का फट जाना, तो उसको कहते हैं हम कि हेमरेजिक स्ट्रोक की ब्लीडिंग हो गई। लेकिन वो उसकी इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं, ज़्यादा कॉमन है कि ज़्यादा जो खून की जो नाली है वो बंद हो जाए। उसकी वजूहत 2-4 ही हैं। एक तो सबसे बड़ा कि शुगर का कंट्रोल नहीं, या फिर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। और ये तो है ही है, लेकिन सबसे ख़तरनाक स्ट्रोक जो लोगों को होता है, जो या तो जानलेवा हो या फिर उससे बहुत ज़्यादा शिद्दत का फालिज होता है, वो यही है कि दिल की जो धड़कन है वो इरेगुलर है, जिसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। तो वो दिल जब सही तरीके से धड़कता नहीं है तो वो क्लॉट्स बनाता है, और वो फिर फेंकता जाता है दिल, जहाँ जहाँ क्लॉट बनते हैं और जहाँ जाके अटकेगा वो खून की नाली बंद हो जाएगी। तो उसके लिए लोगों को ब्लड थिनर दे देते हैं, जिससे ये चीज़ जो है इससे प्रिवेंट हो सकती है। राइट। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं वो आपसे क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने टीवी की आवाज़ आप बंद कर लें, आसानी होगी आपको बात करने में। टीवी बंद कर देता। जी जी, फ़ोन से सुनिए और डॉक्टर साहब से पूछिए क्या सवाल करना चाहते हैं। मैं सवाल ये है कि शुगर ना, मैं मरीजा शुगर है, समझा? ठीक है, पैर सोजा ही पे या सही है। ताकि लगा दूसरा की ना शुगर ना के चीज मने करने होनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, नहीं चाहिए, किसी चीज नहीं चाहिए है। सही है। ਤੁਹਾਡੀ उम्र कितनी है? जी ਤੁਹਾਡੀ उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन मतलब 75 साल है। चलो सही है। चलो ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम ਵੇਖੋ, डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, उनको ये है कि उनको शुगर है जी। उनके पाँव में सूजन भी हो जाती है, जी। तो वो कह रहे हैं कि उन्हें कौन सी जो है ग़िज़ा खानी चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए कि वो अपनी शुगर को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ख़ुराक की तो इसकी बिल्कुल ये है कि इसकी वैल्यू है, लेकिन एक्सरसाइज की भी है। तो उसमें सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे कि रोटी हैं, पराठे हैं, चपाती है, या फिर चावल हैं या आलू हैं, इनकी क्वांटिटी को कम करें। उसके बजाय आप प्रोटीन लें, जैसे कि मुर्गी है फिर या फिर मछली है, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं आप, या फिर सैलड्स खाएं, तो उसको रिप्लेस करें। तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शुगर बनता है। दूसरा ये कि साथ साथ इसके वज़न को कंट्रोल करें अपने आप, और फिर जो है एक्सरसाइज करें। ये 3 चीज़ें अगर आप करें, और इसके अलावा जो दवाइयाँ आपको दी गई हैं, जो आपके जीपी ने दी हैं या फिर जो भी स्पेशलिस्ट हैं, उसको लगातार लेते रहें। बिल्कुल राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप तकरीबन आप क्या जितने भी डॉक्टर साहबान हैं, वो जो डायबिटीज़ है उसमें ग़िज़ा के कंट्रोल के साथ साथ एक्सरसाइज को कहते हैं। जी जी। लेकिन कुछ लोग हमारे हैं वो कहते हैं कि नहीं, ग़िज़ा भी खानी है, गोश्त भी खाना है, ये सारी चीज़ें। तो उनको स्पेसिफिकली आप क्या मैसेज देंगे कि अगर उन्होंने अपनी लाइफ को सेव करना है या उम्र को बढ़ाना है, जी जी। तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए कि वो अपनी ग़िज़ा भी खाएं और शुगर भी ना हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कि अगर आपको एक बीमारी है जिसका समझ लें कि चिंगारी लगी हुई, उस पर पेट्रोल डालेंगे तो क्या होगा। तो ये वही वाली बात है कि चिंगारी के ऊपर आपने तेल छिड़क दिया। तो अगर आपको बीमारी ऑलरेडी है जिससे शुगर से आपको नुकसान पहुंच रहा है, तो वो आपके लिए एक तरह से जो है बिल्कुल मना कर दी गई है। तो अगर आप वो खाते रहेंगे तो बेइंतहा बढ़ती चली जाएगी तेज़ी से, और फिर होगा ये कि जो दवाइयाँ आपको दी हैं वो काम नहीं करेंगी। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि दुनिया की बेहतरीन दवाई भी अगर दे दी जाए, लेकिन अगर आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको बदलेंगे नहीं, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा उन दवाइयों से, और उसका नुकसान यही होगा कि सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन है वो दिल का दौरा है,
और ये भी मुमकिन है कि ऐसा हो, पहली दफ़ा हो और इतना ज़्यादा हो कि जानलेवा हो, और अगर बच गए तो दिल के अंदर डैमेज हो सकता है, इससे आपका हार्ट फेलियर की शिकायत होती है और आप एक्सरसाइज करने के लायक नहीं रहेंगे, या फिर स्ट्रोक हो सकता है, या फिर आपकी बिनाई जा सकती है, या फिर गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। तो ये बजाय मैं डराने के, लेकिन यह हकीकत है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन कई लोगों ने ऐसे भी किया है कि बिल्कुल बात नहीं मानी है और फिर वो इतनी बुरी उनकी हालत हुई है, लेकिन वो बहुत दूर जा चुके हैं उस वक्त। जब उस वक्त ऐसा होता है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि कॉम्प्लिकेशन एक दफ़ा हो गई फिर उसको रिवर्स नहीं कर सकते। स्ट्रोक अगर आपको हो गया फारिज, तो फिर आप उसको दोबारा ठीक नहीं कर सकते। हार्ट अटैक अगर हो गया तो प्रिवेंट कर सकते हैं कि दोबारा ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ इस्लाम के दायरे के अंदर अगर आप रहेंगे तो कभी भी आपको ये चीज़ की शिकायत होगी नहीं, बिल्कुल। और अगर आप दायरे से बाहर जाएंगे तो दिल टूट सकता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो डायबिटीज़ है जी और कैस्ट्रोल जो है, जी, इनका आपस के अंदर क्या रिलेशन है? क्या अगर डायबिटीज़ बढ़ेगी तो कैस्ट्रोल भी बढ़ेगा, या ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं? बहुत अच्छा सवाल किया रिजवान आपने। ये जो है कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये भाई बहन है, ये एक ही फैमिली है। और हम ये कहते हैं कि अगर शुगर की बीमारी अगर हो गई तो खाली शुगर को ठीक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है, लेकिन अगर आपने उसको निगलेक्ट कर दिया कि हाँ बस शुगर ही ठीक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को बिल्कुल छोड़ दिया है, तो और ज़्यादा नुकसान होगा। इनफैक्ट अगर एक आदमी को शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस शख्स के लिए पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, फिर कोलेस्ट्रॉल को, और फिर शुगर नंबर 3 पे आती है। लेकिन ये कि सबको साथ साथ लेके चलना है। एक जैसे गाड़ी है आपकी और आप सर्विस के लिए जाते तो आप ये नहीं कहते खाली इंजन ऑयल को चेंज कर दो, ब्रेक के ऑयल को छोड़ दें, या कूलेंट को ना चेक करें। सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, एयर फिल्टर भी किया जाता है। तो ये जो आपकी जो जिस्म है बिल्कुल गाड़ी की तरह है। जब आप सर्विसिंग के लिए आते हैं तो ये आपका मैकेनिक है, हर चीज़ को चेक करता है, टॉपअप करता है उसको, कि मोबिल ऑयल भी चेक किया, क्लच फ्लूइड भी डाल दिया उसके अंदर, और ब्रेक ऑयल भी डाल दिया। किसी भी चीज़ की कमी की वजह से आपकी गाड़ी ठीक नहीं चल सकती। तो अपने आप को समझेंगे ये गाड़ी है, और गाड़ी की सर्विस अगर आप रेगुलर तरीके से नहीं कराएंगे तो यही होता है। कुछ लोग हैं गाड़ी ख़रीदी, सर्विस कभी नहीं कराई, वो 4 साल के बाद गाड़ी बिल्कुल टोटल लॉस हो जाती है। लेकिन जो लोग हैं मुस्तकिल उसको मेंटेन करते हैं, वो 10, 20, 30 साल चलती रहती। तो आप अपने आप को समझें कि गाड़ी हैं आप, और आप अपने MOT कराते हैं साल के साल, जो कि चेकअप होता है, और आप सर्विस करवाते हैं, जो कि आप हर चीज़ को आप साथ साथ चलते रहें। और मैं फिर कहूँगा इस्लाम चैनल के हवाले से कि इस्लाम के दायरे के अंदर रहें, जिसमें आपको बताया गया है कि डिसिप्लिन, एक्सरसाइज करें, आप मेहनत मशक्क़त करें, खाने को अगर आपके पास मैसर भी हैं तो इतना ना खाएं जितनी ज़रूरत ना हो आपको, यानी जीने के लिए खाएं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे बात की, आपने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ जो एग्जांपल्स दी हैं कि जिस तरह एक गाड़ी होती है उसकी MOT, और अभी तो बहुत सारे हेल्थ क्लिनिक ऐसे हैं कि जिन्होंने बाकायदा इसको नाम दिया है हेल्थ MOT का, यानी जो आपको वो चेकअप करते हैं तो वो एक सर्टिफिकेट आपको देते हैं कि ये आपकी हेल्थ MOT है, फर्स्ट टाइम इतना है, दूसरे टाइम इतना है, तीसरे टाइम। अच्छा एक चीज़ ये बताएं कि अभी जो हमारी एशियाई कम्युनिटी है, या हमारी जो बैकग्राउंड जिससे हम आए हैं, वहाँ पर ज़ाहिर है खाने का आपको पता है बड़ा रवाज है, मुर्गन गुज़ाएँ होती हैं और फिर दबा के खाना खाया जाता है। तो अभी क्या ये चीज़ें जो ब्लड प्रेशर है, या कैस्ट्रोल है, या डायबिटीज़ है, इसका एज ग्रुप के साथ भी तल्लक है? क्योंकि कहते हैं कि जब आप अगर 20s में हैं या 30s में हैं तो आप जितना मर्जी खाना खा लें, आप भागते हैं, दौड़ते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी हज़म हो जाती हैं। लेकिन जो ही आपकी एज ज़्यादा होती है, एक तो आपसे वो 10-10 रोटियां भी नहीं खाई जाती, कम खाते हैं, लेकिन वो फिर आपका हाजमा भी इतना नहीं होता जल्दी। क्या ये दुरुस्त है? बहुत अच्छा सवाल किया रिजवान आपने, और ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अब हो ये रहा है कि हमारे जो नई जनरेशन है, यंग एज ग्रुप के अंदर डायबिटीज़ देखी जा रही है। पहले तो ये होता था कि 50 साल की उम्र में शुगर की बीमारी पकड़ी आती थी, या 60 साल की। अब हम देख रहे हैं कि 30-40 में तो हो ही रहा था, 20 साल के भी लड़कों को, या एक मेरे पास मरीज़ है जिसको 17 साल की उम्र में ये टाइप 2 डायबिटीज़ है, क्योंकि वज़न इतना बड़ा हुआ था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आप बात कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैं डॉक्टर साहब पूछना चाहूँगा कि मैं एक दिन में दो कप कॉफी पीता हूँ और 2-3 गिलास दूध पीता हूँ, तो ये मेरे लिए सेहत के लिए नुकसानदेह है या सही है? आपकी एज कितनी है? मेरी एज 60 है। 60। आपको कोई बीमारी है? कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल माइनर सा है, 10 mg लेता हूँ, वो भी आप परहेज करके वो मैंने ठीक कर लिया है। डॉक्टर कह रहे हैं फिर भी आप लेते रहें कोलेस्ट्रॉल की। सही है, लेकिन आपको शुगर वगैरह तो नहीं है? नहीं। और आप काम काज क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ।
अच्छा, रिटायर्ड हैं, लेकिन वैसे कोई एक्टिविटी है आपकी, कोई किसी जी, मतलब मार्केट पार्क चलाता वगैरह? हूँ। बेटे का कास्को की दुकान है, परचेज करता है, सेल करता है, वहाँ खाना लेके चला आता हूँ, मार्केट चला आता हूँ, घर में कुछ काम काज में हाथ बटा देता हूँ, सही बिजी है। रहता हूँ, अपने आप को बिजी रखता हूँ। गुड, माशाल्लाह। ठीक है जी, आपको भी डॉक्टर साहब इसका आंसर कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। आप प्रोग्राम देखते रहिए डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर साहब देखें, उन्होंने 60 ईयर्स की एज है, वो 2 कप कॉफ़ी पीते हैं, दूध पीते हैं, बिल्कुल तो ये चीज़ उनके लिए ठीक है या बिल्कुल नहीं? ठीक, इससे कोई नुकसान तो है नहीं, मैं तो इससे भी ज़्यादा चाय पीता हूँ। लेकिन यही है कि अगर आपने हमेशा से यही किया है तो ठीक है आपके लिए। अगर आपसे इससे कोई नुकसान आपको नहीं हो रहा कि ओवर एक्टिविटी नहीं हो रही, आपकी नींद ख़राब नहीं हो रही। कुछ लोग रहते हैं कि कहते हैं कि कॉफ़ी पी तो फिर नींद गायब हो गई, तो फिर उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल फंक्शन चल रहा है, 2 कप कॉफ़ी से तो कोई नुकसान नहीं है इससे। और दूध से क्योंकि अगर वो आपको आदत एक्चुअली पड़ी कह रहे है, थे कि उनका कैस्ट्रोल की वो मेडिसिन शायद ले रहे हैं थोड़ी जी सी, जी, लेकिन बाकी उनको शुगर वगैरह कुछ भी उससे नहीं। नुकसान कुछ नहीं होगा। खाली साल के साल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा के देख लें आप कि वो लेवल उसका बिल्कुल ठीक है कि नहीं। इनफैक्ट उसके फ़ायदे भी हैं कॉफ़ी पीने के। कुछ लोग कहते हैं, रिसर्च है कि दिन में अगर 4 से 5 कप कॉफ़ी पी जाए तो आपकी डायबिटीज़ की जो है वो रिस्क कम हो जाता है। तो ये भी इसकी नई रिसर्च आई है। उसका वजह यही होगी कि आपको मोर एक्टिव कर देती है। कॉफ़ी पीने से आदमी चुस्त रहता है, उनको दिल करता है कि जाके काम करे। तो मेरे ख्याल से उसका रिज़ल्ट की वजह से ये फ़ायदा है, ना सिर्फ ये कि खाली कॉफ़ी पीने से। तो ये है उसका, और तो कोई तो नुकसान डॉक्टर तो साहब मुझे अगर नहीं। कॉफ़ी के अंदर चीनी डाल दे तो फिर क्या होगा? हाँ, चीनी अगर डालें और बेइंतहा डालें और बहुत सारे डालें तो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर नुकसान हो सकता है। लेकिन 1 या 2 कप से कुछ नहीं होगा। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप जो बात कर रहे थे, जो मैंने एज ग्रुप की बात की, हाँ, तो हमारी बात जी हाँ, दरमियान में रह गई थी। उसमें आप बता रहे थे कि आपके पास तो कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं कि जी, जो 20s में हैं, बिल्कुल बल्कि उससे भी कम है, तो उनको शुगर है। बिल्कुल। वो यही वजह है जैसे आपने कही थी कि लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ दिया है। मैंने देखा है कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैकडॉनल्ड के बर्गर पकड़ाए हुए हैं लोगों ने। तो ये जो चीज़ है, खून की जो चर्बी जो जमा होनी शुरू होती है, ये याद रखें कि 2 साल की उम्र से शुरू हो जाता है खून की चर्बी का डेवलप होना आर्टरीज़ के अंदर, खून की शरियानों के अंदर। तो ये बात नहीं है कि भाई जवानी में से जो कुछ कर लिया आगे जाके देखा जाएगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस इंग्लिश में, साइंस में सिर्फ यही है कि जो आपकी चर्बी शुरू हो जाती है बढ़ना रगों के अंदर, ये 2 साल की उम्र से होती। तो बिल्कुल शुरू की यंग एज से ही इसको एहतियाती तदाबीर करें, सही ग़िज़ा दें, क्योंकि फिर उस बच्चे को अगर आपने डिसिप्लिन नहीं किया, आगे चल के सारी ज़िंदगी उसने ये करना है। उसका स्टमक जो है वो स्ट्रेच हो जाना है। बहुत ज़्यादा खिलाने से जो है वो एक होते हैं, हम कहते हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी, जो कि मोटापे की बीमारी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। और बहुत सारे लोगों को अर्ली एज में टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि बड़े लोगों को हुआ करती थी, अब बच्चों को हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा एपिडेमिक तरीके से ये फैल रहा है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये उसकी वजह से लोग होगा कि ये जो जनरेशन है बहुत कम उम्र ज़िंदा रहेंगी। अगर किसी को 40 साल से कम में अगर डायबिटीज़ हो जाए तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है बजाय किसी को कि 60 साल में हो। राइट। तो आप ये कह रहे हैं कि असल में जो लाइफस्टाइल है अर्ली एज का, बिल्कुल वही इतना ख़राब हो गया जिसकी वजह से हम लोग डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं, या बाकी जो दीगर बीमारियां हैं तो उसका शिकार हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी तकरीबन 2 मिनट है हमारे पास इस प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए। तो आप उन फैमिलीज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है इस अगर शिकार हैं इस मामले में, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं? हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी है सेहत है ज़िंदगी, और वाकई सेहत है तो ज़िंदगी है। इंसान के पास दौलत हो लेकिन उसकी सेहत उसको इजाज़त ना दे सकती हो कहीं घूमने फिरने के लिए, तो उसका फ़ायदा नहीं है। अगर उसके पास छत हो लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकता अपनी सेहत की खराबी की बिना पर, तो क्या फ़ायदा उसका? जान है तो जहान, जान है तो जहान है। तो ये सेहत कैसे अच्छी रख सकते हैं? सबसे पहली बात यही है कि वाकई इस्लाम चैनल के हिसाब से इस जो भी आपको कहा गया है कि एतदाल के साथ डिसिप्लिन खाली एक आदमी का नहीं होना चाहिए, पूरी फैमिली में हर आदमी को यही चीज़ करनी चाहिए। तो हमारे पास मरीज़ आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ सिर्फ आपके लिए नहीं है ये, आपकी जो बीवी हैं, आपके बच्चे हैं, सबको यही खुराक खानी चाहिए। तो पूरी फैमिली के लिए यही चीज़ एडवाइस की जाए ताकि सब लोग एक ही तरीके से करें। तो इत्तेफाक से अगर आपको बीमारी हो गई तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स को, तो सबको एक ही तरीके से हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल एडॉप्ट करना चाहिए। वज़न के ऊपर काफ़ी सारा तवज्जो दें, जो कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी ये हो रही है, पूरी दुनिया में सारे लोगों को वज़न बढ़ने की शिकायत हो रही है। इसको कहते हैं ओबेसिटी, ये एपिडेमिक हो गया। और ओबेसिटी
लीड्स टू डायबिटीज़, उसकी वजह से जो है शुगर की बीमारी होती है। तो अगर वज़न को, एक चीज़ अगर आपको करनी है, वज़न को कंट्रोल में रखें तो सारी बीमारियों से बच जाएंगे आप लोग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, लोगों को आपने जो है अवेयरनेस दी, उनको बताया कि किस तरह से हम एक हेल्थी लाइफस्टाइल के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, हमें आपके फ़ीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। और जैसा कि डॉक्टर साकिब महमूद साहब ने हमारे कॉलर्स को भी बताया और यहाँ पर जो मैंने उनसे सवालात किए उसमें भी यही बात है कि जान है तो जहान है, और अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी। देखें, सेहत अगर आपकी सही नहीं है तो उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे अहम चीज़ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी सेहत को बेहतर करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, तो आज से ही आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और उसके अंदर बेहतरी लेकर आएँ। प्रोग्राम आपको कैसा लगा उस हवाले से हमें फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको हज की जो नशरियात हैं उनके बाद एक मरतबा फिर। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।